बात करते हैं हम छोटी आंत्र में पाचन के बारे में। तो देखो भाई, छोटी आंत्र के अंदर मुख्यतः क्या होता है, जो आपकी ग्रहणी वाला भाग है, कि छोटी आंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ग्रहणी, अग्रछुदांत्र और आपका क्षुदांत्र, या इसे इंग्लिश में बोले तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो देखो भाई, सबसे पहले बात अगर अपन करते हैं किसकी, ग्रहणी की, तो ग्रहणी के अंदर क्या होता है, मुख्यतः जो पाचन का कार्य होता है वो कहाँ होता है, ग्रहणी के अंदर होता है। ग्रहणी में जो ब्रूनर्स की ग्रंथियां होती हैं, ग्रहणी में जो क्या होती है, ब्रूनर्स की ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं, इन ब्रूनर्स की ग्रंथियों के अंदर जो ग्रहणी की जो ब्रूनर्स की ग्रंथियां जो होती हैं वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ग्रहणी की अधश्लेष्मिका में। अधश्लेष्मिका मतलब है सब म्यूकोसा। क्या होता है, सब म्यूकोसा। तो इस सब म्यूकोसा के अंदर, यानी इस सब म्यूकोसा की जो सतह होती है उस पर क्या पाई जाती है, आपकी ब्रूनर्स की ग्रंथियां पाई जाती है। और ये ब्रूनर्स की ग्रंथियां जो होती है वो एक क्षारीय पदार्थ का स्त्रावण करती है, उसके साथ साथ क्या करती है, ये श्लेष्मा का भी स्त्रावण करती है। ये जो क्षारीय पदार्थ होता है इसे जनरली अपन म्यूसिन बोलते हैं। तो भाई ये कैसा होता है, आपका बाइकार्बोनेट युक्त होता है, और इसका मुख्य कार्य जो होगा वो क्या होता है कि ग्रहणी के अंदर ये क्या करता है, अम्लीयता को कम करने का कार्य करता है। क्योंकि क्षारीय पदार्थ तो क्या करेगा, आपका जो अम्लीय भाग, जो काइम जो आया है, ठीक है ना, जो काइम किसके अंदर आया है, ग्रहणी के अंदर आया है, तो उससे क्या होगा, उससे इसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि आपकी छोटी आंत्र जो है वो आपकी नष्ट हो जाए। क्या हो जाए, आपकी नष्ट हो जाए। इसीलिए उसको बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है, आपकी जो ब्रूनर्स की ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा जो क्षारीय पदार्थ म्यूसिन उसको स्रावित किया जाता है, और साथ में श्लेष्मा का स्रावण किया जाता है, जो क्या करते हैं, जो क्षारीय पदार्थ होता है वो क्या करता है, ग्रहणी को अम्लीयता से बचाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन कि इसके अलावा इसमें क्या होता है, आंतरीय ग्रंथियां उपस्थित होती है। आपके आंत्र के अंदर क्या होती है, आंतरीय ग्रंथियां उपस्थित होती है। और इन आंतरीय, ये जो आंतरीय ग्रंथियां होती हैं इनके अंदर जनरली ये आंतरीय ग्रंथियां कहाँ होगी, जो आपकी रसांकुर होते हैं, जो क्या होते हैं आपके रसांकुर, इनके अंदर ये क्या होती है, आंतरिक ग्रंथियां उपस्थित होती है। और इनमें क्या होती है, लीबर कुहन की दरारें भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। लीबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना, लीबर कुहन की दरारें जब दो रसांकुर के बीच का जो स्थान होता है, दो रसांकुर के बीच के गेप को या बीच की दरार को अपन क्या बोलते हैं, लीबर कुहन की प्रगोहिकाएं बोला जाता है। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं अपन कि भाई जो रसांकुर है उनके बीच में क्या होती है, आपकी लीबर कुहन की प्रगोहिकाएं पाई जाती है। और इनके बीच में जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा किसका, श्लेष्मा और अनेक प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। इन आंतरिक ग्रंथियों की जो कोशिकाएं होती है, जो इनके अंदर उपस्थित कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, श्लेष्मा और कई सारे जो एंजाइम होते हैं उनका स्त्रावण किया जाता है। आंतरिक रस होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, याद रखना, आंतरिक रस की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसे होती है, क्षारीय, यानी कि ये आपका 8 पीएच से ऊपर ही काम करेगा। इसके जो आंतरिक रस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। ये एक आंतरिक ग्रंथि का क्या है, जनरली रसांकुर की संरचना है, जिसमें कई सारी क्या प्रेजेंट है, आपकी कोशिकाएं उपस्थित है। जैसे कि गोबलेट कोशिका किसका स्त्रावण करती है, श्लेष्मा का। अर्जेंटा फिन है, पिन्नेत कोशिकाएं हैं, जिसे अर्जेंटा फिन होती है, वो मुख्यतः क्या करती है, आंतरिक रस का स्त्रावण करने के लिए कार्य करती है, कई सारे एंजाइम जो होती है वो निकालती है। देखो भाई, आंतरिक रस होता है जो क्षारीय होता है, और ये मुख्यतः किस चीज से मिलकर बना होता है, तो आंतरिक रस में जो एंजाइम होता है, एक तो आपका सुक्रेज है, लाइपेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, न्यूक्लियस है, और आपका इरेप्सिन जो होता है आंतरिक रस में उपस्थित होता है। ये आंतरिक रस के कौन से घटक है, याद रखना, ये आपके आंतरिक रस के कार्बनिक घटक कहलाते हैं। कौन से घटक कहलाते हैं, कार्बनिक घटक कहलाते हैं। जितने भी जो आपके एंजाइम यहाँ पे दिए गए हैं सब क्या है, आपके कार्बनिक घटक होते हैं, किसके, आंतरिक रस के। देखो भाई, आंत्र के अंदर मुख्यतः पित्तरस और अग्नाशयी जो रस होता है वो भी ग्रहणी के अंदर ही प्रवेश करता है। किस तरीके से प्रवेश करता है, तो याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, जनरली जैसे मान लो यहाँ पे अपन लीवर मान लेते हैं, तो लीवर से क्या होता है, जो आपका लीवर है, जो क्या आपका लीवर आपका, उससे क्या होगा, लीवर की वाहिनी यानी कि आपकी यकृत वाहिनी, और साथ में जो पित्ताशय होता है, तो उस पित्ताशय से आने वाली जो सिस्टिक वाहिनी है, दोनों ही आपस में मिल जाती है और क्या बना देती है, सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण
कर देती है। और ये सामान्य पित्त वाहिनी क्या करती है, अग्नाशय की जो वाहिनी होती है उससे जुड़कर क्या बनाती है, अग्नाशय पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। और ये अग्नाशय पित्त वाहिनी जो होती है वो क्या करती है, अग्नाशयी रस और पित्त रस इन दोनों को किसमें लाकर डालती है, ग्रहणी में लाकर डालती है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो पित्त रस और अग्नाशयी रस होता है वो कहाँ आ जाता है, ग्रहणी के अंदर आ जाता है। अब देखो भाई जो पित्त रस होता है आपका, उसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसको अपन यही समझ लेते हैं कि जो पित्त रस होता है उसमें क्या क्या उपस्थित होता है। तो देखिए भाई पित्त रस, तो आपका जो पित्त रस होता है वो मुख्यतः क्या होता है, कहाँ बनता है, पहली चीज तो यकृत में। कहाँ बनता है, यकृत में। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, वसा का पाइसीकरण। क्या होता है, वसा का पाइसीकरण। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। क्या होती है, क्षारीय। हल्का पीला आपको जल्दी देखने को भी मिलता है, ठीक है जी। पित्त रस जो होता है वो यकृत के द्वारा निर्मित आपका क्या होता है, क्षारीय तरल होता है, जो क्या करता है, वसा का पाइसीकरण करने में मदद करता है। याद रखना इस पित्त रस का निर्माण जो होता है वो किनसे होता है, आपके पित्त लवण और पित्त वर्णक जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। पित्त लवण में आपके क्या आते हैं, एक तो आता है टोरोपोलेट और एक आपका आता है टोरोपोलेट और ग्लाइकोलेट। क्या आता है, ग्लाइकोलेट। ये दोनों ही क्या होते हैं, बाइल सोल्ट होते हैं, यानी पित्त लवण कहलाते हैं। इसके अलावा एक और जनरली इसमें देखने को मिलता है, एक लेसिथिन भी इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं पित्त वर्णक की। तो पित्त वर्णक में क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये जो बिलीरुबिन होता है, जो बिलीरुबिन होता है वो मुख्यतः आपका बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो दोनों ही आपके पित्त वर्णक है, ये दोनों ही किससे मिलकर बने होते हैं, दोनों ही पित्त वर्णक आपके हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। किससे बनते हैं, दोनों ही हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। तो पित्त रस जो होता है वो क्या होता है, यकृत के द्वारा निर्मित एक क्षारीय तरल है, जो क्या करता है, वसा का पाइसीकरण करता है। इसके अलावा पित्त रस का निर्माण पित्त लवण और पित्त वर्णक के द्वारा किया जाता है। पित्त लवण जो होता है उसके अंदर ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट उपस्थित होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो पित्त वर्णक होते हैं वो आपके जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके विघटन से क्या बनता है, आपके पित्त वर्णक बनते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इनको क्या किया जाता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये पित्त रस का निर्माण होता है। अब देखिए भाई आगे अपन अगर देखें, ठीक है जी, आगे अपन अगर देखें तो यहाँ पे जो पित्त लवण होते हैं, पित्त लवण व लेसिथिन, ये दोनों ही क्या करते हैं, पित्त लवण और लेसिथिन जो होते हैं ये दोनों ही आपके वसा के पाइसीकरण में सहायता करते हैं। इसके अंदर सहायता करते हैं, वसा के पाइसीकरण में सहायता करते हैं। तो वसा के पाइसीकरण में कौन सहायता करता है, पित्त लवण और लेसिथिन। मैंने आपको बता दिया पित्त लवण किस प्रकार बनता है। तो पित्त लवण आपका टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट से मिलकर क्या बनते हैं, पित्त लवण बनते हैं। तो पित्त लवण और जो लेसिथिन होता है वो दोनों ही क्या करते हैं, वसा के पाइसीकरण में सहायता करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो पित्त वर्णक होते हैं, तो पित्त वर्णक में जो बिलीरुबिन होता है वो आपका फिर फर्दर क्या करता है, ये आपके जो मल मूत्र है उसको पीला रंग प्रदान करने में काम आता है। याद रखना जो आपके मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या होता है, पित्त रस के बारे में अपन ने थोड़ी बातें की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे इनके अंदर पाचन की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो काफी महत्वपूर्ण बात है। छोटी आंत्र में पाचन का कार्य किस प्रकार चलता है उसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। देखो भाई सबसे पहले अगर बात की जाए छोटी आंत्र के अंदर कार्बोहाइड्रेट, इसकी कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यहाँ क्या होता है, छोटी आंत्र में जो स्टार्च है जो कितना बच गया था आपका 70%। मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका 30%, 30% जो आपका स्टार्च होता है वो तो कहाँ होता है, 30% स्टार्च जो होता है उसका
पाचन तो कहाँ किया जाएगा, उसका पाचन तो आपके मुख गुहा में कर लिया जाता है लार के द्वारा। लेकिन जो 70% स्टार्च का पाचन होता है वो होता है आपके अग्नाशयी अमाइलेज के द्वारा 8.5 pH पर ये कार्य होता है, यानी क्षारीय माध्यम में ये कार्य होता है। और स्टार्च को अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा बदल दिया जाता है माल्टोज और ग्लूकोज में। किसमें बदल दिया जाएगा? माल्टोज और ग्लूकोज में। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी सुक्रोज होती है वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सुक्रोज जो होता है उसका डाइजेशन किया जाता है सुक्रेज की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सुक्रेज की उपस्थिति में। और ये सुक्रेज की उपस्थिति में क्या करेंगे, सुक्रोज जो होगा वो बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? तो जो सुक्रोज है आपका वो बदल जाता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। तो जो आपका सुक्रोज होगा वो सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। इसके अलावा जो आपका माल्टोज है, जो क्या होगा? माल्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, ये क्या होगा आपका? माल्टेज के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? माल्टेज की प्रेजेंस में। पीएच 8 से 8.5 है, ठीक है जी। यहाँ पे भी 8 से 8.5 पीएच पे कार्य कर रहे हैं। और ये माल्टोज माल्टेज की उपस्थिति में क्या होता है आपका? ग्लूकोज की 2 इकाइयों में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा जो आपका लैक्टोज है, जो दूध में क्या होती है? शर्करा पाई जाती है, उसे अपन लैक्टोज बोलते हैं। तो लैक्टोज क्या होता है आपका? लैक्टेज की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लैक्टेज की उपस्थिति में आपका क्या करेगा? लैक्टोज जो होगा वो बदल जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। तो इस प्रकार जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका अंतिम उत्पाद जो होता है, यानी कि डाइजेशन के बाद जो बचा हुआ जो अंतिम उत्पाद होता है, यानी अंत में जो उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है आपका? सभी में ग्लूकोज ही बनता है। यानी कि जो आपका अवशोषण योग्य है, जो आपका अवशोषण योग्य जो पदार्थ होगा वो कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है जी। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि भाई यहाँ पे क्या होता है, आंत्र के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार किया जाता है। अब बात करते हैं अपन किसकी? प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की। तो देखो भाई, अब बात करते हैं अपन प्रोटीन की। प्रोटीन का पाचन किस प्रकार किया जाता है? तो प्रोटीन में क्या आता है? आमाशय से क्या आया? प्रोटीओज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड। ये आपके क्या होते हैं? किससे आते हैं? ये आपके आते हैं आमाशय। आमाशय से जब काइम ग्रहणी में आता है तो उस काइम के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? ये प्रोटीन उपस्थित होती है। ठीक है जी। अब इसके अंदर इसका डाइजेशन देखें तो उसके लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो किसके द्वारा बनते हैं? जो किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? अग्नाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो उनको थोड़ा देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से आपके एंजाइम है जो अग्नाशयी रस के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो याद रखना वो कौन कौन से होते हैं। जनरली देखो, सबसे पहले होता है उसके अंदर ट्रिप्सिनोजन। क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन। लेकिन ये कैसा होता है? ये आपका निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो इसको सक्रिय करने के लिए जो आपका आंतरिक रस में जो आपका एंटेरोकाइनेज पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एंटेरोकाइनेज। ये क्या करता है? ये इरेप्सिन ही होता है। इरेप्सिन का डेरिवेटिव है एंटेरोकाइनेज। ये ट्रिप्सिनोजन को बदल देता है आपका ट्रिप्सिन में। किसमें बदल देगा? ट्रिप्सिन में। तो ये ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य किसका होता है? तो याद रखना किसका होगा? आपका एंटेरोकाइनेज का होता है। अब ये जो ट्रिप्सिन है, जो ये सक्रिय ट्रिप्सिन है, फिर वो आगे क्या करता है? सभी एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। कौन कौन से एंजाइम? जैसे कि आपका काइमोट्रिप्सिनोजन। जैसे क्या होता है आपका? काइमोट्रिप्सिनोजन। और क्या होता है आपका? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रो कार्बोक्सी, ठीक है जी। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड जो होगा वो यहां पे प्रेजेंट होगा।
तो ये काइमोट्रिप्सिनोजन जो होता है वो मुख्यतः क्या होगा आपका ट्रिप्सिन की उपस्थिति में, ये ट्रिप्सिन की उपस्थिति में बदल जाएगा किसमें, काइमोट्रिप्सिनोजन जो है आपका वो बदल जाएगा काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में किसकी उपस्थिति में, ट्रिप्सिन की उपस्थिति में बदल जाएगा। काइमोट्रिप्सिनोजन जो होगा वो काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा और साथ में जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो आपका बदल जाएगा ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है जी। तो ये क्या होता है आपका ट्रिप्सिन की उपस्थिति में ऐसा होता है। इसके अलावा अग्नाशय रस में आपका एमाइलेज भी पाया जाता है, लाइपेज भी उपस्थित होता है, न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है। तो ये सभी क्या होते हैं इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करने वाला एंजाइम एंटेरोकाइनेज, ठीक है जी। काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को सक्रिय करने वाला कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कौन है आपका, ट्रिप्सिन ही होगा। क्या होगा, ट्रिप्सिन ही होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अब देखो भाई यहाँ पे अपन ने ये चीज सीखी, अब अपन इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोटीन को तोड़ने के लिए। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए अपन क्या यूज लेंगे, अपन ट्रिप्सिन को यूज लेंगे। किसको यूज लेंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इनकी उपस्थिति में क्या होता है, प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो आपका बदल जाता है किसमें, डाईपेप्टाइड में। किसमें बदल जाएगा, डाईपेप्टाइड में। और फिर ये जो डाईपेप्टाइड होता है ये आपका क्या होता है, डाईपेप्टाइड जो है वो आपका पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में, पेप्टाइडेज की उपस्थिति में बदल जाएगा अमीनो अम्लों में। किसमें बदल गया, अमीनो अम्लों में। और इस प्रकार प्रोटीन का पाचन हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, आमाशय में होती है, लेकिन इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, आपका ग्रहणी में होता है। इसके बाद बात आती है आपकी वसा की। तो भाई देखो, वसा का पाचन और अवशोषण अपन दोनों साथ में देखेंगे, ठीक है जी। लेकिन पहले अपन देख लेते, चलो वसा का पाचन जो है वो अपन यही देख लेते कि वसा का पाचन किस प्रकार किया।